हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग कुछ बाइकर्स बॉयज से होती है, जहाँ पर वो लोग एक कार को फॉलो कर रहे थे और आगे चल करके उस कार पर अटैक कर देते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ पर इस ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम टी है। टी माफिया गैंग से बिलोंग करता है। बहुत ही ज़्यादा रिच होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल और अकूड़े टाइप का है। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मिल करके वो उस कार वाले पर अटैक करता है। उसके 3 फ्रेंड का नाम है ओपा, नट और मिन। साथ ही तीनों टी के गैंग में भी इन्वॉल्व है। कार वाले से पैसों से भरा बैग ले करके सारे पैसे वो लोग हवा में उड़ाने लगते हैं, जिस पर उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से वो लोग पैसों को वेस्ट कर रहे। तब वो उन लोग से कहता है कि इस तरीके से वो लोग पैसे वेस्ट ना करें, इनकी वैल्यू बहुत है। जिस पर टी स्माइल करने लगता है और कहता है ये हमारे जीते हुए पैसे हैं, इन्हें हमने लूटा है, तो हमारी जो मर्जी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर अपने बाकी गैंग वालों के साथ मिलकर हंसने लगता है। तीनों की सिट्टी पिट्टी तो तब गुल हो जाती है जब वहाँ पर किम की एंट्री होती है। किम टी की मॉम इंग का पर्सनल असिस्टेंट है। साथ ही उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टी का ख्याल रखे। किम टी से कहता है, मैडम ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। काफ़ी टाइम के बाद आप मुझे मिले। जहाँ तीनों डरे हुए थे, ओपा, नट और मिन, तो वहीं पर टी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता है। टी किम से कहता है, अंकल आप घर जाओ, बात रही मॉम से मिलने के लिए तो मैं आ जाऊंगा, कहकर अपनी बाइक लेकर के वहाँ से जाने लगता है। टी अभी कुछ दूर ही गया था, तभी उसके रास्ते में ड्रामे की फीमेल लीड मॉय उसे खड़ी हुई मिलती है, जो कि टी को रोकने की कोशिश कर रही थी। टी अपनी बाइक के साथ स्टंट करते हुए मॉय को किस कर लेता है। मॉय एकदम से शॉक में हो जाती है। टी व्हाट द हेल, ये कौन सी हरकतें तुमने करनी स्टार्ट करती है। जिस पर टी कहता है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। तब मॉय कहती, इस वजह से क्योंकि मैडम तुमसे मिलना चाह रही हैं। टी मॉय के क्लोज जाता है। तुम्हारे हाथ इस तरीके से काँप रहे हैं, क्या रीज़न मेरा किस है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरे रास्ते में अपनी टांग लड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होएगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, क्या मुझे दोबारा किस करना पड़ेगा। वैसे तो मॉय एक क्यूट गर्ल है, साथ ही वो नर्स है। उसे टी के लिए हायर किया गया था ताकि वो टी का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, और टी ने उसे अपना मैड बना दिया था। टी एक बार फिर से मॉय को ज़बरदस्ती किस करने वाला था, तब वहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मॉय किम की ही बेटी है। किम जो कि टी की मॉम का पर्सनल असिस्टेंट है, तो वहीं पर किम की बेटी मॉय टी की पर्सनल नर्स है। मॉय की डैड मॉय से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो तुम वापस घर जाओ, टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं उसे वापस घर लेकर आ जाऊँगा जैसे कि मैडम ने कहा है, तुम जाओ। डैड के कहने पर मॉय तो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन टी जाने से पहले फ्लाइंग किस करना नहीं भूलता है। ये है टी की मदर, जिनका नाम इंग है। इंग अपने ज़माने में माफिया की वाइफ रह चुकी है। अब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। वो अपने हस्बैंड की फ़ोटो से बातें करते हुए पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। टी जब प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल जाते वक्त कुछ लोग उनके हस्बैंड और उन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में इंग अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देती है, और वो थे उनके हस्बैंड। उनके हस्बैंड जाने से पहले रिवेंज के बारे में बोल कर जाते हैं। इंग जब टेरेस पे देखती है, तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अनंत था, जिसे देख करके वो रिवेंज लेने के लिए कहती है। कुछ टाइम के बाद इंग एक बेटी को जन्म देती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरा ये बेटा अपने डैड के कातिलों से बदला लेगा, लेकिन उसी हॉस्पिटल में उसे मालूम पड़ता है कि जिस ऑफिसर की वजह से उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उसकी वाइफ को भी एक बेटा हुआ है। इंग अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के चक्कर में बच्चों की अदला बदली कर देती है। वैसे तो टी रियल सन नहीं है इंग का, लेकिन दुनिया के सामने उसने टी को अपना रियल सन प्रेजेंट कर दिया है। टी के आने पर इंग उसे थप्पड़ मारती है कि वो इतना भी याद नहीं रख सकता है कि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। इंग टी से कहती है कि वो जा करके अपने डैड से सॉरी बोले। इंग ने जहाँ टी की अच्छी वाली क्लास लगा दी थी, तो वहीं पर ये तीनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। टी अपने डैड की फ़ोटो के पास जाता है, जो कि इसके रियल डैड नहीं है, लेकिन टी यही जानता है। जा करके वो सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी डेथ एनिवर्सरी को भूल गया था, लेकिन मैं आपका रिवेंज लेना नहीं भूलूंगा। इंग ने इन सालों में टी के माइंड में उसके ही डैड के खिलाफ बहुत सारे जहर घोल दिए थे,
और उसे अपने ही डैड के खिलाफ भड़का करके रिवेंज लेने के लिए तैयार कर दिया था। आगे ड्रामे के सेकेंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम विन है, जो कि इंग का रियल सन है। विन कुछ लोगों पर अटैक करता है और उन्हें अरेस्ट करता है और मिशन कंप्लीट हो चुका है ऐसा किसी को बोलता है। आगे इंग को दिखाया जाता है अपने हस्बैंड के खोने के बाद माफिया गैंग की लीडर बन चुकी थी और वो सारे काम को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन अब वो इन सारे कामों से थक चुकी थी। वो ये सब कुछ टी के हैंड ओवर करना चाह रही थी, लेकिन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। विन जब अपना मिशन कंप्लीट करके पुलिस स्टेशन आता है तो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके सारे फ्रेंड आ चुके थे। विन को उनका दिया हुआ सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। विन का फ्रेंड वी है जो उसे बोलता है कि तुम इतनी अच्छी तरीके से काम करते हो, इस पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसा ऑफिसर तो है नहीं, तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हारी प्रमोशन तो पक्की होनी चाहिए। जिस पर विन कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। जहाँ इंग ने टी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था रिवेंज के चक्कर में, तो वहीं पर अनन, जो कि नहीं जानता है कि विन उसका रियल बेटा नहीं है, उसने अपनी बेटी की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से की और उसे एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनाया। आनंद विन को यहाँ पर एक मिशन के बारे में बताता है जिसे करने के लिए विन तैयार था। विन की मॉम आती है, ये काम शाम बाद में कर लेना, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, एटलीस्ट उसके लिए मैंने इतना सब कुछ तैयार किया है, उसे टेस्ट तो कर लेने दो। विन अपनी मॉम के पास आता है, मॉम आपके बनाए हुए खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है दाऊ की, जो कि वी की सिस्टर है। दाऊ उसे सरप्राइज़ देती है। विन जो कि अपनी रियलिटी के बारे में नहीं जानता है, वो अपने बर्थडे को एंजॉय कर रहा था, तो बाहर से इंग अपने बेटे को देख करके स्माइल किए जा रही होती है, लेकिन इंग के फेस पे ये स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि अपने ही बेटे का प्यार किसी और को पाता हुआ देख करके उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। एक सीन में टी को दिखाया जाता है, मोय उसे नहीं दिखती है, तब वो गार्डन में जाता है। मोय को गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फ्लावर्स लगाना। उसे फ्लावर्स से बहुत ही ज़्यादा लव है, जिसे देख करके टी से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। वो मोय से कहता है, ये सब क्या कर रही हो, तुम मेरी नर्स हो, तुम्हें मेरी केयरिंग करनी चाहिए, ना कि इन फ्लावर्स की। एंड वैसे भी मेरे घर में बहुत सारे गार्डनर्स हैं इन फ्लावर्स की केयरिंग करने के लिए। जहाँ टी मोए से फाइट कर रहा था, तो वहीं पर ओपा, नट और मीन देख करके फुल इंजॉयमेंट ले रहे थे। जब यहाँ पर टी को मालूम पड़ता है कि मोए को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली फ्लावर्स, तब टी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोए के सारे फ्लावर्स को कट कर देता है, जिसकी वजह से बेचारी मोए बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि इन फ्लावर्स को मोए की मदर ने लगाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मोए बहुत हर्ट होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टी के फ्रेंड्स का भी कहना था कि उसने अच्छा नहीं किया, फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थे, जिसे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। नाइट में मोए उन्हीं सारे फ्लावर्स के पास आती है। फ्लावर्स बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे और टी ने उन्हें कार्ड भी दिया था। मोए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तब वहाँ पर सर्वेंट आती है, मोए की काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी है। वो मोए से कहती है, ये जस्ट फ्लावर्स है, तुम दूसरा लगा लेना, तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। तब मोए बताती है कि इन फ्लावर्स को उसकी मॉम ने बड़े प्यार से लगाया था, जिसकी केयरिंग आज तक वो कर रही थी, लेकिन टी इन सब की फीलिंग्स को कहाँ समझ सकता है। उसने इन सारे फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और नए फ्लावर्स लगाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टी मोए की सारी बातें सुनता है, उसे बुरा लगता है। आनंद अपने बेटी विन को बताता है कि जिस मिशन को वो करने जा रहा है वो मिशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इससे पहले उसके डैड वो मिशन को कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उनके स्पाई के थ्रू मालूम पड़ा है कि कुछ माफिया लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहे हैं। ये ओपा कहने को तो वो दुनिया के सामने कहता है कि वो टी का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअल में वो टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओपा की चाहत है कि वो अब इस माफिया गैंग का लीडर बने, लेकिन उसे अच्छे से मालूम है कि टी के होते हुए वो गैंग का लीडर कभी नहीं बन सकता है। ओपा का गार्ड्स आकर के उसे बताता है कि उसके बंदे को मारा जा रहा है, जहाँ पर उसे इंग की मॉम के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके बंदे को इस वजह से मारा जा रहा है क्योंकि उसने इस माफिया गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है। तुम्हारे बंदे ने इलीगल तरीके से ड्रग्स डीलिंग का काम किया है, जो कि हमारे माफिया गैंग के खिलाफ है। यहाँ पर ये काम ओपा के कहने पर ही उसके बंदे ने किया था और बेचारा अब यहाँ पर ओपा उसे बचा भी नहीं रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मोए और सर्वेंट जब गार्डन में आते हैं विजिट करने के लिए, तब मोए और सर्वेंट दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके थे। यहाँ पर सर्वेंट डर रही थी, ये सब क्या हो गया, ये तुम्हारी मॉम ने किया था, कहीं तुम्हारी मॉम घोस्ट बनकर तो नहीं आई। सर्वेंट जहाँ डर रही थी तो वहीं पर मोए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर टी के चमचे नोब की एंट्री होती है। नोब बताता है कि मोए की खुशी के लिए उसने रातों रात ये सब किया है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं मोए को सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। टी उससे पूछता है, जिस पर वो कहता है नहीं, मोए को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि ये सब मैंने आपके कहने पर किया था। टी नोब से पूछता है,
अच्छा ये बताओ, मॉय ने जब फ्लावर्स को देखा था तब उसका रिएक्शन क्या था? जिस पर वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी। टी उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है, लेकिन नोप नहीं जाता है। तब वहाँ पर मॉय आती है जो टी के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आती है और वो टी से कहती है कि वो कॉफ़ी को एंजॉय करे। टी कहता है, तुम मुझे कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए कह रही हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। जिस पर मॉय कहती है, गड़बड़? टेस्ट करके देख लो, मैं भला तुम्हारी लाइफ में क्या गड़बड़ कर सकती हूँ। टी के कहने पर नोप कॉफ़ी को टेस्ट करता है। शुगर की जगह पर पूरा सॉल्ट भरा हुआ था कॉफ़ी में, और ये सब कुछ मॉय ने जानबूझकर किया था टी से रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि टी ने उसके फ्लावर्स को जो डिस्ट्रॉय कर दिया था। टी मॉय पर भड़का हुआ था। ओह, तो तुम इस तरीके से रिवेंज लेने का ट्राई कर रही थी। वैसे तुम्हें बता दूं, मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुम बिना प्लानिंग के आ गई। एटलीस्ट कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए था ना मुझसे रिवेंज लेने के लिए। क्या तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो? अच्छे से जानती हो ना, तो जाओ पहले प्लानिंग कर लेना, उसके बाद मुझसे रिवेंज लेने के लिए आना। मॉय तो कुछ टाइम के लिए खामोश थी, लेकिन उसकी स्माइल में ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। यहाँ पर टी जब स्नैक्स को खाता है, उसमें मॉय ने फुल मिर्ची भरी हुई थी। अब मिर्ची इतनी तीखी लगने लगती है टी को कि टी को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन इतना तीखा खाने के बाद भी उसके फेस पे स्माइल थी। मॉय को परेशान करके टी को जो खुशी मिलती थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। वो मॉय को दूर से देख रहा था। नेक्स्ट डे टी अपने गैराज में गया था, जहाँ पर विन भी आया था। टी को बाइक्स का कलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विन को टी की बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जिस पर टी कहता है, अगर तुम चाहो तो एक राइड ले सकते हो। विन कहता है, क्या सच में? विन और टी फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। टी विन से कहता है, अगर तुम्हें ये बाइक अच्छी लगी तो एक राइड ले लो। विन कहता है, ठीक है। उसके बाद विन उस बाइक की राइड लेने ही वाला था, लेकिन उसके पास इमरजेंसी कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो विन को गुड बाय बोलता है और बाइक अच्छी है ऐसा बोलकर जाता है। विन जिस रास्ते से जा रहा था, वहाँ पर कुछ लोग मिल करके एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। विन उस बंदे को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर सारे लोग मिल करके विन पर ही अटैक करने वाले थे। लेकिन विन जो कि पुलिस ऑफिसर है, ट्रेनिंग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसी वजह से वो अकेले ही सारे लोगों को धूल चटा देता है और बाकी जो बचे रहते हैं उन्हें धूल चटाने के लिए टी वहाँ पर आ जाता है। टी भी उन लोगों से अच्छी तरीके से फाइट करता है, और फाइटिंग वगैरह में तो टी का जवाब नहीं। टी विन से कहता है, हम इतनी जल्दी मिलेंगे इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। बाय द वे, मेरा नाम टी है। वे भी अपने बारे में टी को बताता है। दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। टी उस बंदे को हॉस्पिटल में लाता है जिससे सारे लोग मिलकर के मार रहे थे। मॉय गिरने वाली थी, जहाँ पर सही टाइम पर विन उसे संभाल लेता है। विन और मॉय की ये फर्स्ट मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग में ही मॉय को विन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मॉय अपने आप को संभालती है। विन पेशेंट के बारे में पूछता है। मॉय बताती है कि वो नॉर्मल है, बस उसे कुछ चोटें लगी, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। टी की केयरिंग के साथ साथ मॉय पार्ट टाइम जॉब भी करती है नर्स की। मॉय की हॉस्पिटल वाली फ्रेंड जब विन को देखती है, टोटल उस पर लट्टू, और मॉय से कहती है कि वो बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। इंग अपने असिस्टेंट किम को बुलाती है। अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। इतने बरसों से मैंने इस रिवेंज के चक्कर में इंतज़ार किया है और बहुत कुछ सहा है। अब टाइम आ गया है कि टी को इस माफिया गैंग का लीडर बनाया जाए। टी बड़ा हो गया है और माफिया गैंग का लीडर बनने की लायक भी हो गया है, तो इसी वजह से इंग किम से कहती है कि वो जा करके मीटिंग की तैयारी करे, क्योंकि वो बताएंगे कि टी को बहुत जल्द माफिया गैंग का लीडर बनाने वाली हैं। इंग खतरनाक वाली स्माइल करते हुए कहती है, वो सीन कितना ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा ना जब एक बेटा अपने ही बाप को मारेगा। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है। अब टी को माफिया गैंग का लीडर बनाने के लिए लेके जाया जा रहा था। इंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी। टी नोटिस करता है कि वहाँ पर सारे लोग तो हैं, कोई मिसिंग है, तो वो है मॉय। मॉय के ना होने की वजह से टी माफिया गैंग के लीडर बनने की प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़ करके मॉय को लेने के लिए चला जाता है। और इसके बारे में जब इंग को मालूम पड़ता है तो वो किम पर भड़की हुई थी कि उसने टी को रोका क्यों नहीं। टी घर पर आता है। मॉय अपने पार्ट टाइम जॉब करके आई हुई थी, वो थकी हुई थी, इसी वजह से वो नहीं जाना चाह रही थी। टी कहता है कि वो माफिया गैंग का लीडर बनने जा रहा है, तो वो चाहता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी वहाँ पर रहे, उसका ख्याल रखना ही तो मॉय की जिम्मेदारी है। मॉय के मना करने पर टी को गुस्सा आता है और इसी वजह से वो मॉय को कहता है, अब तो तुम मेरे साथ ही चलोगी, और उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। मॉय जहाँ नहीं जाना चाह रही थी, तो वहीं टी उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। मॉय अपने आप को बचाने के चक्कर में टी को काटने वाली थी, लेकिन बाय मिस्टेक कट के बजाय वो उसके लिप पर किस कर देती है।
जिसे देख करके टी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाता है, क्योंकि मॉय ने कभी इससे पहले ऐसा नहीं किया था और ये भी एक्सीडेंटली हो गया था। आगे मॉय को दिखाया जाता है जो टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। टी मॉय को लेकर के उस प्लेस पर आ चुका था जहाँ पर वो माफिया गैंग का लीडर बनने वाला था। इंग देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन खुद में पेशेंस रख रही थी कि इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ, बस कुछ वक्त और है। यहाँ पर टी को माफिया गैंग का लीडर बनाने की सेरेमनी स्टार्ट की जाती है और बहुत सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली टी माफिया गैंग का लीडर बन जाता है। वो अपने डैड के सामने प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों से रिवेंज लेगा जिन्होंने उसके डैड को मार दिया था। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि कई सालों के बाद फाइनली उन्हें अपने माफिया गैंग का लीडर मिल चुका था। टी जहां माफिया गैंग का लीडर बन चुका था तो मॉय को उसका लीडर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो वहां से चली जाती है। इंग अपने रिवेंज के करीब है ये सोच करके खुश होती है और ओपा जो माफिया गैंग का लीडर नहीं बन सका उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था टी पर। इधर अनन को उसके स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि याकुरा गैंग में एक बार फिर से स्मगलिंग स्टार्ट करती है और ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है। अब जबकि टी माफिया गैंग का लीडर बन चुका है और याकुरा गैंग को काफ़ी टाइम के बाद उनका लीडर मिला था, इसी वजह से वो लोग खुश थे। टी उन्हें सेलिब्रेशन के लिए कहता है। अभी सेलिब्रेशन सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर अनन अपनी पुलिस फोर्स लेकर के पहुँच जाता है जिसमें वी भी इन्वॉल्व था। वी जब यहाँ पर टी को देखता है तो उसे धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि टी इस माफिया गैंग का न्यू लीडर है। तब विन खुद पर ही गुस्सा करता है कि उसने गलत पर्सन से फ्रेंडशिप कर ली है। टी और अनन की ये फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन टी अनन के बारे में सब कुछ जानता है कि इसी से मुझे रिवेंज लेना है। वो भी इस वजह से क्योंकि पास्ट में इंग ने अनन के बारे में टी को सब कुछ बता दिया था। उसकी फ़ोटो भी शो कर दी थी कि इसी की वजह से तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें इस अनन से बदला लेना है। याद रखना, मेरी बात को कभी भूलना नहीं। इंग एक तीर से दो शिकार करने वाली थी। टी के हाथों अनन का मर्डर करवा कर और मर्डर के केस में टी को हमेशा के लिए जेल में भेजना चाहती थी। अनन इंग से कहता है कि उसे खबर मिली है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है, उसे यहाँ पर सर्च करना है। जिस पर इंग कहती है कि अब हमारे माफिया गैंग का न्यू लीडर टी है तो तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा। टी अगर तुम्हें परमिशन देता है तो तुम सर्च कर लेना, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एंड तुम्हें भी मालूम है कि हमारी गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करते हैं। जिस पर अनन कहता है खबर पक्की मिली है। टी अनन को परमिशन दे देता है, ठीक है तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। पीछे से अनन बोल पड़ता है, ठीक है ऑफिसर अनन, इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन अगर इस बीच तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो तुम्हें हमारे लीडर से सॉरी बोलना पड़ेगा। मंजूर है? अनन स्माइल करते हुए कहता है, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, क्योंकि अनन को पूरी श्योरिटी थी कि यहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम होता है। अनन के ऑर्डर देने पे सारे ऑफिसर लग जाते अपने काम पर। काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जो कि इलीगल रहे। जिस पर टी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था मेरे याकुरा गैंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो बताओ अब माफ़ी मांगोगे? जिस पर विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब विन बोल पड़ता है। अब विन जब बोलता है तो टी को बुरा लगता है, जिसकी वजह से दोनों की टीम के मेंबर्स गन उठा लेते हैं फाइटिंग करने के लिए, जहाँ पर इंग नहीं चाहती थी कि इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसी वजह से वो टी को रोकती है। अनन विन को रोकता है। विन, हमारा काम हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए कहकर विन को लेकर के चला जाता है। नाइट में बैड ड्रीम देख करके अनन उठ जाता है। वाइफ पूछती है, वही वाला ड्रीम फिर से देखा है? अनन कहता है, हाँ। इतने सालों में भी अनन इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट भुला नहीं पाया है। अनन की वाइफ कहती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, आराम से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉय इवेंट से पहले आ चुकी थी। टी उससे कंप्लेंट करता है, किसकी परमिशन से तुम इवेंट छोड़ करके आई थी? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया था इवेंट से जाने के लिए? नहीं ना, तो फिर क्या ज़रूरत थी आने के लिए? मॉय टी की बात इग्नोर करके अंदर जाने वाली थी। टी रोक लेता है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो। तब मॉय गुस्से में टी से कहती है, थक गई हो तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते करते, नहीं होता है दिल मेरा फॉलो करने के लिए। प्लीज़ कब तक मुझे इस तरीके से कैद करके यहाँ पर रखोगे? मुझे माफिया लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे एक सिंपल सी लाइफ को गुजारना है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर टी कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? तुम्हें क्या लगता है? मॉय उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो टी को एक थप्पड़ भी जड़ देती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी मॉम इस दुनिया से नहीं गई होती तो आज शायद मैं इन माफिया लोगों के बीच में ना होती। मेरे डैड और मेरा ब्रदर वो तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका मतलब तुम मुझे भी कैद कर रखोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। टी कहता है, आखिर बुराई क्या है? तब मॉय कहती है, इस वजह से, क्योंकि गैंगस्टर लोग के बीच में उसे रहना पसंद नहीं है जो कि इलीगल तरीके से काम करते हैं। टी को नहीं मालूम है कि उसकी गैंग में उसके पीछे इलीगल तरीके से काम किया जाता है। टी मॉय से कहता है कि उसके ग्रुप में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। दोनों की फाइटिंग की आवाज़ें सुन करके किम वहाँ पर आता है। किम बिना सोचे समझे अपनी बेटी मॉय से कहता है,
तुम्हें टी से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो माफिया गैंग के लीडर है। जिस पर मोए कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से उसे टी से माफ़ी मांगना पड़े। डैड गुस्से में मोए को थप्पड़ जड़ देते हैं। कभी भी फ्यूचर में टी के बारे में गलत करने की सोचना भी नहीं और ना ही उसे धोखा देने के बारे में सोचना। याद रखना, तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर उनके लिए अपनी जान भी हाजिर करते हैं। यहाँ पर मोए का ब्रदर, जो कि उसे अच्छी तरीके से समझ रहा था, वो उसे हैंडल करता है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी यहाँ से चली जाओगी। जिस पर डैड मोए और उसके ब्रदर दोनों को ही चिल्लाते हैं कि ऐसी गलती फ्यूचर में मत करना। आनंद को इस केस से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उसने डिपार्टमेंट से परमिशन ली ही नहीं थी जब वो टी के पास गया था इंक्वायरी करने के लिए, और इसके बारे में विन और बाकी सारे दोस्तों को मालूम पड़ जाता है। अब विन तो और भी ज़्यादा इस केस के पीछे लग जाता है क्योंकि बात अब उसके डैड की इज्जत की थी, तो इसी वजह से वो केस की छानबीन और गहराई से करने लगता है। उसे सच्चाई जाननी थी। आनंद को उसके मिशन से बाहर निकाल दिया गया है, ये खबर जल्दी ही न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे पढ़ करके बाकी सारे लोग हंस रहे थे। तो वहीं पर टी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो आनंद, मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ, कहकर अपने आप में खुश हुए जा रहा होता है। आगे जब टी कहीं जा रहा था तब रास्ते में उसे आनंद मिलता है। आनंद की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसे अटैक जो आ गया था। आनंद यहाँ पर हेल्प की डिमांड करता है। टी उसे देखता है और अपने पास्ट में अपनी मॉम की सारी बातें याद करता है। टी कंफ्यूज था, हेल्प करूँ या ना करूँ। तब उसे अपनी मॉम की सारी बातें याद आने लगती है। वो अपने मॉम का पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है और ख़ुद में ही डिसाइड कर लेता है, इसे मैं मरता हुआ छोड़ करके जाऊँगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बेचारा आनंद तड़प रहा था। नेक्स्ट सीन में आनंद को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जान खतरे से बाहर हो चुकी थी। तो वहीं पर आनंद किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान था। सारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और डैड को यहाँ पर कौन लेकर आया। इनका चेहरा गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था। टी के आने पर वो टी को थप्पड़ जड़ देती है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही दुश्मन से रिवेंज लेने के बजाय उसकी मदद करने के लिए गए। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस आनंद को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए? उसे मरता हुआ वहीं पर छोड़ देना था ना। तब टी कहता है, मॉम, इतनी आसानी से उस आनंद को मैं मार दूं तो फिर रिवेंज लेने का मज़ा नहीं रह जाएगा। उसे तड़पा तड़पा कर मारना है। आपको मैंने इतने सालों से तड़पते हुए देखा है, तो इतनी आसानी से मैं कैसे मार सकता हूँ? अपनी मॉम के भड़कावे में आ करके टी आनंद का बुरा चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसका दिल नहीं मान रहा था। इसी वजह से वो आनंद को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। आनंद को समझ में नहीं रहा था कि टी, जो कि उसका दुश्मन इतना बड़ा, वो उसे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आया। तब वहाँ पर आनंद से मिलने के लिए इंग आती है। इंग उसे पास्ट में होने वाली सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि वो रिवेंज के लिए तैयार है। अब उसका बेटा आनंद से रिवेंज लेगा। जब ये सारी धमकी दे करके इंग बाहर जाने लगती है तब वो अपने बेटे विन को देखती है। माँ का प्यार उमड़ आता है। वो उसे प्यार करती या लाड करती, उससे पहले विन अंदर चला जाता है, क्योंकि कुछ भी हो आनंद का दुश्मन विन का दुश्मन है। इसी वजह से अब विन अंदर आता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई। तब यहाँ पर आनंद सब कुछ बताता है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आनंद और इनके हस्बैंड की फाइट हो रही थी, जहाँ पर इनके हस्बैंड को गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से इनका हस्बैंड प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है और वो टेरेस से गिरने ही वाला था। तब वहाँ पर आनंद उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन इनके हस्बैंड का मानना था कि वो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। इस तरीके से अगर वो ऑफिसर्स आनंद से हेल्प लेगा तो उसकी बड़ी इंसल्ट होगी। इसी वजह से वो मरना पसंद करता है, आनंद की हेल्प लेना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि आनंद ने इनके हस्बैंड को नहीं मारा है, बल्कि वो खुद की मौत से मरा है। पास्ट की सच्चाई क्या है इसके बारे में अब विन भी अच्छी तरीके से जानता है। इधर टी भी अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ मिल करके प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग करे कि आनंद के लाइफ को वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे, ताकि वो किसी को भी अपना फेस ना दिखा सके और तड़प तड़प कर मरे, जैसा कि पास्ट में रिवेंज लेने के चक्कर में उसकी मॉम तड़पी थी। इधर ओपा भी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि जिस बंदे से वो ड्रग्स डीलिंग का काम करवा रहा था अब वो उसे धमकी देने लगा था कि अगर उसने उसे 50% नहीं दिया तो वो जा करके याकुरा गैंग की लीडर को सब कुछ बता देगा, और अगर लीडर को मालूम पड़ चुका तो ओपा का क्या हाल होने वाला है, कहकर ओपा को डरा रहा था। ओपा डर तो ज़रूर गया था, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 50% देने के लिए तैयार हूँ। जब वो बंदा ड्रग्स डीलिंग के लिए ड्रग्स लेकर के वहाँ से चला जाता है तब पीछे से ओपा अपने गार्ड से कहता है, इस पर नज़र रखो, ये मेरे गले में हड्डी की तरह चुभने लगा है, और जो चीज़ मुझे चुभे फिर वो जिंदा रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका काम तमाम कर दो।
हॉस्पिटल में अनन को विजिट करने के लिए दाऊ और वी दोनों एक साथ आए हुए थे। दोनों खुश थे कि चलो थैंक गॉड कुछ भी गलत नहीं हुआ। अनन की केयरिंग के लिए जो नर्स वहाँ पर हायर की गई थी वो कोई और नहीं बल्कि मोए थी। मोए विन को देखती है और पहचान जाती है कि फर्स्ट मीटिंग उन लोगों की किस तरीके से हुई थी और यहाँ पर दाऊ उन दोनों को देखी जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। मोए अनन का चेकअप करती है और बताती है कि सब कुछ ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में आप इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। दाऊ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए कि मोए और विन के बीच में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। जब दाऊ को मोए से कुछ भी नहीं पता चल पाता है तब वो विन के पीछे पड़ जाती है। विन वहाँ से भागने वाला था, दाऊ उसका रास्ता रोक लेती है। बिग ब्रदर भागने का ट्राई कर रहे हो, नहीं भाग पाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे और मोए के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तब विन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तब दाऊ कहती है अच्छा चलो मैं गलत ही समझ रही हूँ, समझने दो, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो चलाओ, क्योंकि मैंने सुना है मोए काफ़ी अच्छी लड़की है, खुश रहोगे। तब यहाँ पर विन दाऊ से कहता है ऑफिसर मैं हूँ, दिमाग तुम चला रही हो, ज़रा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर थिंकिंग कम करो। मोए उस बंदे की हेल्प के लिए चली जाती है जिसे मार देने का ऑर्डर ओपा ने दिया था और यहाँ पर मोए खुद भी फंस जाती है। वो बंदा मोए को टारगेट बना लेता है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पीछे से विन भी ये सब देख लेता है। विन यहाँ पर मोए को बचाने की कोशिश कर रहा था। टी का स्पाई जो कि मोए की पूरी डिटेल्स देता है वो टी को कॉल करके बता देता है कि मोए इस वक्त मुसीबत में फंसी हुई है, कोई उसे जान से मार देना चाह रहा है। इधर जैसा तैसा करके फाइनली विन मोए को बचा लेता है। तब वहाँ पर टी आता है। मोए काफ़ी डरी हुई थी और विन को हक कर लेती है, जिसे देख करके टी को बहुत ही ज़्यादा जले से फील हो रही थी। विन मोए को कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ। मोए मना करती है अकेले चली जाऊँगी। विन कहता है अगर किसी ने फिर से तुम पर हमला बोला तो इससे अच्छा मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। विन के थ्रू मोए को मालूम पड़ता है कि कुछ टाइम पहले जिस बंदे ने उसे अपना टारगेट बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि याकुरा गैंग के लिए स्मगलिंग करता है। तब मोए कहती है जहाँ तक मैंने याकुरा गैंग के बारे में सुना है वो लोग स्मगलिंग नहीं करते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तब विन कहता है ये उनके लीडर का नहीं बल्कि किसी मेंबर का काम है। साथ ही विन काफ़ी परेशान भी होता है कि मोए जो कि एक सिंपल नर्स है तो उसे याकुरा गैंग के बारे में इतना सब कुछ मालूम कैसे है। विन के पूछने पर मोए डर जाती है, सच्चाई ना बताते हुए वो झूठ बोल देती है। मैंने कहा ना कि मैंने सुना है, बाकी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब विन कहता है अच्छा छोड़ो, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। विन मोए को लेकर के जा रहा था, रास्ते में टी भी आ जाता है। टी विन से कहता है मोए का हाथ छोड़ो, मैं उसे घर पर लेकर जाऊँगा। विन कहता है मोए तुम टी को पहचानती हो क्या? टी यहाँ पर मोए के बारे में बताने जाने वाला था लेकिन नहीं बताता है और गुस्से में कहता है ये मेरी सर्वेंट है, यूँ कहा जाए मेरी मैड है, तो ये मेरे साथ जाएगी। विन को मोए का हाथ छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन छोड़ने से पहले इन दोनों की ज़बरदस्त वाली फाइट होती है और मोए गिरने वाली थी लेकिन टी सही टाइम पर संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में इंग को दिखाया जाता है जो अपने मिशन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, इसी वजह से वो सारे लोगों के साथ मीटिंग करती है। मीटिंग फिनिश होने के बाद सभी को इंग के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। ओपा, नट और मिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी के सामने सर झुकाए और स्पेशली ओपा को। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है। टी के हाथों कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जिससे उसे डाउट होने लगता है कि ज़रूर उसके गैंग में कुछ ना कुछ तो इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पता करना पड़ेगा टी को। वो किम से पूछने की कोशिश करता है क्योंकि किम इंग का पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन किम भी कुछ भी ऐसा नहीं बताता है टी को, जिसकी वजह से टी को और भी ज़्यादा डाउट होने लगता है। इधर दिखाया जाता है फाइनली ओपा को वो पर्सन मिल जाता है जो कि उसे धमकी दे रहा था। अब यहाँ पर ओपा उसे शूट कर देता है ये कहते हुए कि तुम मेरे गले में अब हड्डी की तरह चुभने लगे हो और जो चीज़ चुभती है उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और साथ ही अपने गार्ड से कह करके उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाने के लिए कहता है ताकि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ना आइडिया हो कि ओपा अपने ही गैंग में मिल करके उन्हें खोखला कर रहा है अंदर से। नेक्स्ट सीन में चारों फ्रेंड्स को एक साथ दिखाया जाता है। सबके हाथों में गन थी और सब एक दूसरे की जान के प्यासे थे, सब एक दूसरे को शूट कर रहे होते और बाद में पता चलता है कि ये तो जस्ट एक गेम है। वो लोग एक गेम खेल रहे थे और इस गेम का विनर था टी किसी भी गेम में अब तक हारा नहीं था, चाहे वो गेम हो या रियलिटी हो, हर गेम और रियलिटी में वो जीता था, जिसे देख करके ओपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे रियलिटी हो या गेम हो, ओपा टी से उन सब में जीतना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में किम को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा था। उसे आइडिया भी नहीं था कि टी उस पर नज़र रख रहा है। टी सब कुछ जानना चाह रहा था। पीछे से नोप आ जाता है। टी उसके मुंह पर हाथ रख देता है, चिल्लाना नहीं। जिस पर नोप कहता है बॉस ये सब क्या चल रहा है। टी उसे कहता है बस चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। टी चुपचाप जा करके किम की डिग्गी में बैठ जाता है, जिसे देख करके नोप उसके लिए प्रेयर करता है प्लीज़ इस बार बॉस को बचा लीजिएगा। नाइट में किम एक सुनसान प्लेस पर जाता है। किम के जाने के बाद टी आराम से डिग्गी से बाहर निकलता है और अंदर जाता है। किम
अपने बंदों से पूछता है सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, जिस पर उसके बंदे बोलते हैं आप खुद ही देख सकते हो वेपन्स को हमने कितनी अच्छी तरीके से स्मगलिंग करने के लिए रखा है। और यहाँ पर टी अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। टी का फ़ोन गलत टाइम पर रिंगिंग होने लगता है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग शूटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर टी को एक गोली जा करके उसके शोल्डर पर लग जाती है। टी को अब सामने आना ही पड़ता है। सामने टी को देख करके किम और बाकी सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यहाँ पर टी कैसे पहुँचा। अगर टी पहुँचा तो उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका होगा। टी किम से कहता है मैंने प्यार से पूछा था ना बताने के लिए, तुमने क्यों नहीं बताया। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में टी इंग के पास आता है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था। मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? जो काम हमारे गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है वो काम हमारे गैंग में कैसे हो सकते हैं। मैं इन सब को रोक दूंगा। इंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो टी को थप्पड़ जड़ देती है। तब टी कहता है मैं इस गैंग का अब लीडर बन चुका हूँ तो इसी वजह से सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होएगा। तब इंग गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें लीडर बनाया किसने? तुम्हें लीडर बनाने वाली मैं हूँ, ये मत भूलो। तुम्हें लीडर से मैं हटा भी सकती हूँ। लीडर ज़रूर तुम बने हो लेकिन काम वही होंगे जो मैं चाहूँगी। टी गुस्से में अपनी कार लेकर के जाने लगता है। मोए भी नाइट शिफ्ट करके वापस आती है जहाँ पर टी की कार को देखती है गुस्से में। क्या एक्सीडेंट करवाना है क्या? इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अभी मोए टी को कुछ और सुनाती उससे पहले वो उसके हाथों से ब्लड निकलते हुए देख लेती है। मोए परेशान हो जाती है। टी तुम्हारे हाथों से ब्लड निकले जा रहा है, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताओ तो सही। टी मोए से कहता है इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मेरी कार से नीचे उतरो, मुझे कहीं पर जाना है। जब टी गुस्से में होए उसे किस तरीके से हैंडल करना है मोए को अच्छी तरीके से आता है। मोए कहती तुम्हारी कार से बाहर निकलने के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी पर्सनल नर्स जो हूँ। तो तुम जहाँ जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और तुम्हारी केयरिंग करूँगी। और वैसे भी तुम यहीं पर रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। तब टी कहता है मुझे नहीं रुकना है। तब मोए कहती है फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, जाना कहाँ है? तब टी कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं माफिया हूँ, अब तो मैं लीडर भी बन चुका हूँ, क्या मुझसे डर नहीं लगता है? जिस पर मोए कहती है तुमसे न पहले डर था और ना ही अब भी मुझे डर है। ठीक है तुम्हें जहाँ लेके चलना है चलो। तब टी कहता है ठीक है फिर तुम अपने मौत को खुद ही दावत दे रही हो। आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगी, कहकर मोए को वहाँ से लेकर के चला जाता है। आगे चल करके मोए डरने लगती है। टी उससे कहता है क्यों डरने लगी हो? मोए हिम्मत दिखाते हुए मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, इतना अपने माइंड में बिठा लेना। टी एक पर्सन से पूछता है इंतज़ाम हो गया है? वो कहता है हाँ बॉस, लेकिन अमाउंट? टी उसका अमाउंट दे देता है और मुंह बंद करने के लिए कहता है। मोए के डैड मोए को लेकर के काफ़ी परेशान थे। वो कॉल करके उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। जब मोए बताती है कि वो टी के साथ है, डैड सेटिस्फाई हो जाते हैं कि टी चलो मोए के साथ है। टी मोए का फ़ोन छीन लेता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में किसी को भी मालूम पड़े, तब तक ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। टी को घर से बाहर निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो वापस भी नहीं आया था और इसके बारे में तीनों फ्रेंड्स को मालूम पड़ जाता है। जब ओपा को मालूम पड़ता है कि टी काफ़ी टाइम से गायब है तो इस चीज़ को वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने वाला था। इधर टी मोए को एक ऐसे आइलैंड पे लेकर आता है जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोए काफ़ी डर रही थी। टी उससे कहता है क्यों? कहा था ना मेरे साथ मत चलो, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ आना था ना, तो चलो अब आ गई हो। क्या ये आइलैंड पसंद नहीं आ रहा है? इस पर मोए कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी टी कुछ और बोल पाता उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। मोए काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो किससे हेल्प ले। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में टी को दिखाया जाता है। टी अभी भी बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। अब मोए जो कि उसकी पर्सनल नर्स है तो टी की केयरिंग करना उसकी जिम्मेदारी थी। वो अच्छी तरीके से टी की केयरिंग करती है, उसकी पूरी बॉडी को वो क्लीन कर रही थी। लेकिन ऐसा करते वक्त वो काफ़ी शाय भी फील कर रही थी क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। इसकी वजह से अब जब यहाँ पर मोए टी की बॉडी को क्लीन कर रही थी वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सडनली टी मोए का हाथ पकड़ लेता है। बेहोश होने के बाद भी टी बस मोए का नाम लिए जा रहा होता है। प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ करके मत जाओ, मुझे मेरी मॉम के पास नहीं जाना है, कुछ टाइम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। टी क्या बड़बड़ा रहा है ये सुनने के लिए मोए जब उसकी क्लोज जाती है सडनली टी मोए को पकड़ करके अपने पास ही सुला लेता है। मोए उठने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती है। वो बस टी को ही देखे जा रही थी। फर्स्ट टाइम टी उसे काफ़ी शांत दिख रहा था। मोए भी काफ़ी थकी हुई थी, इसी वजह से उसे भी नींद आ जाती है। वो भी वहीं पर सो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब टी होश में आता है और मोए को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो मोए को उठाता उससे पहले उसे रियलाइज़ होता है कि मोए सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रही है, उसे नहीं उठाना चाहिए। मोए जब उठती है टी को अपने इतने ज़्यादा क्लोज और स्माइल करते हुए देख करके वो फ़ौरन उठ कर खड़ी हो जाती है। टी स्माइल करते हुए मोए से कहता है वैसे एक बात पूछो, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही मेरे अलावा, तो सच सच बताना
क्या तुम मुझे लाइक करती हो क्या? जिस पर मोई कहती है, तुम्हें और मैं लाइक करूं ऐसे तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। तब टी कहता है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मेरे पास यहाँ पर सोने की क्या ज़रूरत थी? तुम यहाँ पर सोई थी ना। जिस पर मोई कहती है, तुम्हारी गलती की वजह से। टी कहता है, अच्छा चलो ये बात छोड़ो, ये बताओ मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्या वो भी तुमने चेंज किए? तब वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और यहाँ पर टी की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और टी को मालूम पड़ता है कि उसके कपड़े अंकल ने चेंज किए हैं, ना कि मोई ने। लंच के टाइम टी मोई को टीज करते हुए कहता है, वैसे कितना अच्छा रहता ना अगर मेरे कपड़े तुम चेंज करती, तुम कितनी ज़्यादा अनलकी हो ना। टी के थ्रू मोई को मालूम पड़ता है कि ये आइलैंड का ओनर टी है और जब भी वो कभी अपसेट होता है तो अक्सर यहाँ पर आता है। अंकल टी के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आते हैं, जिस पर टी पीने से मना करते हुए मोई से कहता है, इसे चेक करो, तुम तो मेरी नर्स हो ना, ये पीने के लायक है भी कि नहीं? मोई स्माइल करते हुए कहती है, ये काढ़ा बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें पी लेना चाहिए, इसे पीने के बाद हो सकता है तुम रिलैक्स फील करो। टी उस काढ़े को पीता है, ओयो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। तब मोई स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम्हारी ज़बान की तरह ना। टी कहता है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? मोई स्माइल करते हुए, ओह हो, मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि माफिया लीडर की मैं इंसल्ट करूं? टी स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरी इंसल्ट कर भी नहीं सकती हो। टी को काढ़ा पीता हुआ देख करके दिल ही दिल में मोई स्माइल किए जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में ओपा को दिखाया जाता है। टी के ना होने पर वो याकूरा गैंग के मेंबर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टीम माफिया लीडर बनने के लायक नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहा है, इसी वजह से तो भाग चुका है। जिसकी वजह से सारे मेंबर आ जाते हैं इंक के पास ये पूछने के लिए कि टी कहाँ पर है। इंक सारे लोगों से कहती है, आपको ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पास जो न्यूज़ पहुंची है आई थिंक वो रॉन्ग है, क्योंकि टी तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं है। वो किम को कहती है कि जा करके वो टी को लेकर के आए। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि टी किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर चला गया। टी को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख करके सारे लोग शोर हो जाते हैं, जबकि वो टी नहीं बल्कि मोए का भाई था। इंग ने बड़ी ही चालाकी से सारे लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर दिया है कि टी कहीं पर भी नहीं गया है, बल्कि वो तो उनके आंखों के सामने है। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहता है। उन्हें गलत न्यूज़ मिली है, सब वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी इस न्यूज़ के बारे में ओपा को भी मालूम पड़ जाता है अपने गार्ड्स के थ्रू। ओपा समझ जाता है कि इसमें इंक की चाल है, लेकिन कब तक वो टी को बचा सकती है मैं भी देखता रहूँगा। जब तक कि मैं माफिया लीडर बन नहीं जाऊँगा, टी का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। इंग किम पर फुल भड़की हुई थी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, टी कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो टी कहाँ गया है इसके बारे में अभी तक तुमने पता नहीं लगाया है? किसी भी कंडीशन में नाइट होने से पहले मुझे पता लगाना है कि टी कहाँ पर गया है। जाओ और जल्दी पता लगाओ। नाइट हो जाती है, लेकिन टी के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। और इधर टी अपसेट बीच साइड पर बैठा हुआ था। मोई उसके पास जाती है। मोई टी से कहती है, अब तो तुम माफिया लीडर बन ही चुके हो, जो कि तुम्हारा ड्रीम था, ताकि तुम अपने डैड के कातिलों से बदला ले सको। लेकिन क्या इस बदले के बाद भी तुमने कुछ सोचा है? टी के आंसर न रिप्लाई देने पर मोई साइड पर जा करके लेट जाती है। मोई को देख करके टी भी उसके पास जाता है और कुछ टाइम बैठने के बाद वो भी वहीं पर लेट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मोई टी से कहती है, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, स्काई में देखो स्टार्स और मून को, इन्हें देख करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। टी भी ऐसे ही करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉब टी के पास कॉल करता है। टी काफ़ी हैरान था, नॉब तुम्हें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिला? नॉब कहता है, वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम कल से गायब हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तब टी उसे बता देता है कि वो ठीक है और वो कहाँ पर है, साथ ही ये भी कि नोब किसी को भी ना बताए कि टी कहाँ पर है। जब नोब और टी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पीछे से मोए उनकी सारी बातें सुन लेती है। टी वहाँ से दूसरी प्लेस पर जाने लगता है और नोब को ये अच्छा मौका लगता है, मेरा फ़ोन मुझे ढूंढना है, इस साइको ने मुझसे मेरा फ़ोन भी छीन लिया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और इधर बेचारा नोब जाने ही वाला था, सडनली मोए का ब्रदर आ करके उसे पकड़ लेता है और उसे प्रेजेंट करता है इंग के पास। इंग पूछती है, टी कहाँ पर है, इसके बारे में तुम्हें मालूम है? बेचारा नोब डरते हुए कहता है, नहीं मैडम, मुझे नहीं मालूम कि टी बॉस कहाँ पर है। नोब जिस तरीके से डरा हुआ था, उन्हें उस पर डाउट हो जाता है और नोब को पनिशमेंट के लिए भेज देते हैं कि जब तक वो ये ना बताए कि टी कहाँ पर है, उसे मारते रहो। नेक्स्ट सीन में मोए को दिखाया जाता है, जो चोरी छुपे जैसे तैसा करके टी के रूम में फाइनली घुस जाती है और अपना सेल फोन ढूंढने लगती है कि मेरा फ़ोन कहाँ गया है। फाइनली कुछ टाइम के बाद उसे अपना फ़ोन मिल जाता है, लेकिन टी की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से मोए को छुपना पड़ता है। टी वॉशरूम में आता है, जहाँ पर उसे शावर लेना था। वो अपने कपड़े निकालता है शावर लेने के लिए और उसके बाद वो बार टब के पास जा कर के बैठ जाता है। मोए को अच्छा मौका मिल जाता है, वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपने डैड को कॉल करके अभी बताती, उससे पहले ही टी उससे उसका फ़ोन छीन लेता है। मना किया था ना तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, तो ये फ़ोन तुम्हें ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या इतना आसान है मुझसे बचकर जाना? मोए कहती है, देखो ये मेरा फ़ोन है, इसी वजह से मेरा फ़ोन मुझे रिटर्न कर दो।
मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे साथ करूं। तब टी कहता है, तुम मेरे साथ उल्टा सीधा? मुझे डर नहीं लगता है। मोई टी से अपना फ़ोन छीनने लगती है। मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन की छीना झपटी में दोनों एक दूसरे के ही ऊपर गिर जाते हैं। तब यहाँ पर टी देखता है मोई डर रही है। टी मोई के और ज़्यादा क्लोज जाता है और उससे कहता है, तो मेरी बात शायद तुम्हें प्यार से समझ में नहीं आती है ना। कहा था मैं कहाँ पर हूँ इसके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं देनी है, लेकिन फिर भी तुम तो वही करती हो जिस काम के लिए मैं मना करता हूँ। टी यहाँ पर मोई को धमकी देते हुए से कहता है, आज तो मैं सिर्फ तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज आया हूँ, कल को मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूँ इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो ज़रा मुझसे लिमिट में रह कर के बात किया करो और जो कहूँ उतना ही किया करो। टी जाने से पहले मोई को उसका फ़ोन रिटर्न कर देता है। तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कभी तोड़ने की कोशिश मत करना। इधर बेचारा नोप टी की वजह से अपनी हड्डी पसली तोड़वा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं बता रहा था कि टी कहाँ पर है, क्योंकि उसने टी से प्रॉमिस किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद नोप को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है कि टी कहाँ पर है। साथ ही उसे टी का नंबर भी देना पड़ता है जिससे लास्ट टाइम उसने टी से बात की थी। अब इसके बारे में जब इनको मालूम पड़ता है तब वो किम से कहती है कि कुछ भी हो जाए उसे उसका बेटा वापस ला कर के दो। आगे विन को दिखाया जाता है। विन की भी लाइफ में एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम वेनेस है। वेनेस एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, साथ ही एक सिंगर भी है। यहाँ पर वो विन को सरप्राइज़ देती है, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आते ही नहीं हो, तो इसी वजह से मुझे ही तुम्हें सरप्राइज़ देना पड़ा। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। विन को वॉशरूम जाना था, इसी वजह से वो वेनेस को वहाँ पर वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। वेनेस की टक्कर दाऊ से हो जाती है। दाऊ वेनेस को नहीं पहचान रही थी और ना ही वेनेस दाऊ के बारे में कुछ भी जानती थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान थे। टक्कर लगने की वजह से वेनेस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो दाऊ पर भड़क जाती है कि मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। तब यहाँ पर दाऊ को गुस्सा आता है। वेनेस को सबक सिखाने के लिए वो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके वहाँ से चली जाती है और वेनेस दाऊ को साइको बोलती है। वेनेस अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाती है। उसके गार्ड्स आ करके उसकी हथकड़ियाँ निकालते हैं, लेकिन वो दाऊ से नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो उसे सबक सिखाएगी, ऐसा उसका कहना था। दाऊ वी से प्यार करती है और बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं और इनकी फैमिली को भी इनके इस लव से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दाऊ किसी और की नहीं बल्कि विन की ही सिस्टर है। विन को उसके स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि याकुरा गैंग के लोग ड्रग्स स्मगलिंग का काम कर रहे हैं और ड्रग्स कहाँ पर रखा हुआ है। जब वहाँ पर विन जाता है तो उसे सच में ड्रग्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो नेक्स्ट डे का डिसाइड करता है। जहाँ हर कोई अपनी लाइफ में हुए प्रॉब्लम की वजह से परेशान था, तो वहीं पर मोई की कंपनी को पा करके टी बहुत ही ज़्यादा खुश था। दोनों एक दूसरे की कंपनी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। मोई टी से कहती है कि उसने उससे कुछ सवालात पूछे थे, तो क्या वो आंसर रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझता है। तब टी मोई से कहता है, मैं माफिया गैंग का लीडर बनना चाहता था, जो कि मैं बन चुका हूँ। अब मेरा टारगेट है उस इंसान से रिवेंज लेना जिसने मेरे डैड को मारा है। मैंने हर रात अपनी मॉम को तड़पते हुए देखा है। टी फिर से स्ट्रेस में हो जाता है। मोई उसे स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए पानी उसके ऊपर फेंक देती है। टी उसकी तरफ देखता है, ये सब क्या कर रही हो? मोई कहती है, बस तुम्हारे साथ फन कर रही हूँ। टी मोई को उठा लेता है। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फन तुम्हें करना नहीं आता है, मुझे भी करना आता है, कहकर मोई को पानी में फेंक देता है। टी और मोई जब वापस घर पर आते हैं तब वहाँ पर किम और मोई का ब्रदर दोनों आ चुके थे टी को रिसीव करने के लिए। जहाँ पर टी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि उसने मोई पर ट्रस्ट करके उसे उसका फ़ोन दे दिया और मोई ने अपने डैड और ब्रदर को बता दिया कि इस वक्त टी कहाँ पर है। इसी वजह से उसे मोई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किम टी को वापस चलने के लिए कहता है। टी तो पहले मना करता है। किम के फोर्स करने पर वो जाने के लिए तैयार था। तब वहाँ पर मोई आती है। मोई टी को एक बार फिर से बताना चाह रही थी कि उसने अपने डैड को कॉल करके नहीं बताया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टी उस पर डाउट कर रहा है। वो श्योरिटी करवाना चाह रही थी, लेकिन टी को कहाँ श्योरिटी करवानी थी। उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि ये सब कुछ मोई ने किया है। इसी वजह से वो अपना सामान पैक करता है और उस आइलैंड से वापस जाने का डिसाइड कर लेता है और पीछे से मोई को भी आना पड़ता है। नेक्स्ट डे विन उसी प्लेस पर वापस पहुंच जाता है जहां पर उसने बहुत सारे ड्रग्स को देखा था, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गार्ड्स के साथ फाइटिंग करने लगता है कि उसे किसी भी कंडीशन में देखना है कि अंदर क्या है। और तब वहाँ पर एंट्री होती है टी की। टी जो कि अब माफिया गैंग का लीडर बन चुका है, वो विन के सामने आता है। इस तरीके से मेरे प्लेस पर आ करके मेरे ही गार्ड की बैंड बजा करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तब किम कहता है, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मैं बस यहाँ की इंक्वायरी करना चाहता हूँ। टी कहता है, पहले मुझसे फाइट करो, उसके बाद इंक्वायरी करना। टी और विन के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बहुत ही बेस्ट तरीके से फाइट करते हैं। तब वहाँ पर नट आ जाता है जो टी को रोकता है।
विन, तुम्हें डाउट हो रहा है कि हम इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक काम करो ना, जा कर के तुम सर्च कर लो ना। आई थिंक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। विन जब सर्च करता है तो देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है। जिस जगह पर उसने कल बहुत सारे ड्रग्स देखे थे, आज तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। तब नट उसे टीज करता है कि इस तरीके से उसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। टी को इतना तो मालूम हो गया है कि उसके गैंग में भी कोई ना कोई है जो ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ड्रग्स नहीं थे। ये देख करके वो भी सेटिस्फाई फील करता है कि ऐसा आई थिंक कुछ भी नहीं है। विन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जब टी वापस घर आता है, उसकी मॉम पर अटैक हो रहा था। टी बहुत ही बहादुर तरीके से उस बंदे से लड़ता है जो कि उसकी मॉम पर अटैक कर रहा था। टी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी इंग आ जाती है जो रो रही थी। वो टी को खोना नहीं चाह रही थी क्योंकि टी उसका मोहरा था और अपने मोहरे को इस तरीके से वो खो दे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो टी को उस बंदे को फॉलो करने के लिए रोक देती है। आफ्टर ऑल उस बंदे को हायर करने का काम भी तो इंग ने ही किया था। और साथ ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की आईडी भी टी को मिलती है, जो कि इंग की ही चालों में से एक चाल थी। नेक्स्ट सीन में टी उस ऑफिसर को किडनैप करवा लेता है जिसकी आईडी उसे मिली थी और बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रहा था। तब वहाँ पर मोए आती है। मोए को मालूम पड़ता है कि इस बंदे ने कल रात उसकी मॉम पर अटैक करने की कोशिश की थी। अगर कुछ हो जाता तो टी कैसे बर्दाश्त कर पाता। पुलिस ऑफिसर ने टी के सामने झूठ कहा कि विन के कहने पर उसने ये सब कुछ किया। टी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो अपना नेक्स्ट टारगेट विन की मॉम को रखता है, जो कि एक्चुअल में उसकी रियल मॉम है। यहाँ पर वो उनकी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है और उनसे अच्छी तरीके से बात करता है और उन्हीं फ़ोटोज़ को सेंड करता है वो अनन के पास और उसे धमकी देता है कि बहुत जल्द उसकी ये प्यारी सी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है। अनन डर जाता है और अपनी वाइफ के पास कॉल करता है। अभी उसकी वाइफ उसे कुछ बताती, सडनली वहाँ पर एक कार वाला आ जाता है, जिसकी वजह से अनन की वाइफ का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है क्योंकि टी उन्हें सेव जो कर लेता है। अनन की वाइफ यहाँ पर टी को नहीं पहचान पाती है कि टी कौन है। आखिर फर्स्ट टाइम जो वो मिली हुई थी, इसी वजह से वो टी को थैंक्स बोलती है कि सही टाइम पर टी ने उनकी जान बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उनके साथ आज कुछ ना कुछ तो गलत हो जाता। और एक्चुअल में दिखाया जाता है वो कार वाला कोई और नहीं, मोए का ब्रदर था, जो कि टी के कहने पर उसने ये सब किया था। टी स्माइल करता है। घर वापस आने के बाद अनन अपनी वाइफ से पूछता है कि वो फ़ोन पर इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई थी। तब यहाँ पर अनन की वाइफ बता देती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो भी टी की वजह से। लेकिन यहाँ पर अनन नहीं समझ पाता है कि उसकी वाइफ किस टी के बारे में बात कर रही है। दाऊ और वी दोनों ही अपने वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए आए हुए थे। वी दाऊ की काफ़ी तारीफ़ें करता है कि वो इस ब्राइडल वाले ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। विन और वेनस भी उसी मॉल में आए हुए थे। वेनस विन को कहती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर आए, वो उसका वेट कर रही है। वेनस जाता उससे पहले वहाँ पर वो मोए को देख लेता है। मोए को देखते ही वो उसके पास बैठ कर के बातें करने लगता है। बातों ही बातों में विन को टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा लेट हो गया है। वेनस उसका इंतज़ार कर रही है। वेनस नीचे वाले फ्लोर पर आती है जहाँ पर वो विन को किसी और लड़की के साथ देखती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो विन के साथ किसी और लड़की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो ये जतलाना नहीं भूलती है कि विन उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द इंगेजमेंट भी करने वाले हैं। यहाँ पर मोए विन को देख रही थी क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और ना ही कभी विन ने उसे बताया था। वो उसके लिए खुश थी, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। वेनस विन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। वेनस विन से मोए के बारे में पूछने लगती है कि वो लड़की कौन थी। अभी विन उसे कुछ बताता, उसे किसी पर डाउट हो जाता है जो कि उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। तब विन उसे फॉलो करने लगता है। काफ़ी दूर फॉलो करने के बाद फाइनली वो पर्सन विन के हाथ लग जाता है। वो उसे अरेस्ट करके जेल में लेकर जाता है, जानने के लिए कि आखिर किसकी वजह से ये सब कर रहा है। वेनस वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आती है जहाँ गलती से उसके पर्स से दाऊ हर्ट हो जाती है। अब सॉरी बोलने के बजाय वेनस उसी पर भड़की हुई थी और अपने पर्स के ब्रांड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तब यहाँ पर दाऊ जब उसे देखती है तब दोनों ही शॉक्ड। वेनस कहती है, ओह अच्छा, तो फाइनली तुम मुझे मिल गई हो, तुमसे उस दिन का भी हिसाब लेना है, और उसे दोबारा पर्स से हिट करती है। दाऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो शांति से वहाँ से चली जाती है, जिस पर वेनस को काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। लेकिन तभी दाऊ वापस आती है और बकेट में पानी भर करके वेनस के ऊपर डाल देती है। इतनी इंसल्ट काफ़ी रहेगी कहकर चली जाती है और वेनस एकदम गुस्से में, पागल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार तुम बस मेरे हाथ लग जाओ, साइको। मॉल में दाऊ से मोए मिल जाती है। वो उसे हाइड करती है क्योंकि सामने से वेनस जो आ रही थी, वेनस उसे ढूंढ रही थी कि एक बार बस वो लड़की मुझे मिल जाए, फिर मैं बताती हूँ। वी भी दाऊ के पास आता है। दाऊ से बताती है
वेनस के बारे में कि किस तरीके से उसने उसे पर्स से हिट किया तो बदले में उसने भी पानी से भरा हुआ बकेट उसके ऊपर डाल दिया है। मोए, जो कि पहले भी वेनस से एक बार मिल चुकी थी और उसे मालूम पड़ चुका था कि ये विन की गर्लफ्रेंड है, वो इसके बारे में दाऊ को बताती है। दाऊ सर पे हाथ रख लेती है, क्या ये मेरे बिग ब्रदर की गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं? पता नहीं आगे क्या होएगा। विन जेल में लाने के बाद उस बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उससे ये पूछने के लिए कि आखिर किसके कहने पर वो विन पर नज़र रख रहा था और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो बंदा तो अपना मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं था। बेचारा नोब बहुत बुरी तरीके से मार खाया था। 7 उसकी केयरिंग करती है। नोब देखता है कि टी आ चुका है, वो टी के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो टी के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन उसने उसकी बॉडी पे पूरे निशान तो देख ही लिए होंगे। मजबूरी में आ करके उसे बताना पड़ा। टी को यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चलता है। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि वो गलत समझ रहा था मोए को। मोए ने कुछ भी नहीं बताया है, बल्कि नोब ने बताया था। आधी रात गए टी मोए के घर पर जाता है और उसे आवाज़ें देने लगता है। मोए बाहर निकलती है। अब गला फाड़ने की इतनी क्या ज़रूरत है, आ गई हूँ सामने, बताओ क्या काम है। तब टी कहता है मुझे भूख लगी है। मोए आधी रात गए टी के लिए उसका फेवरेट वाला नूडल बनाती है। तब टी कहता है बस सिर्फ नूडल, क्या मैं सिर्फ नूडल खाऊंगा? मोए कहती है इतनी रात गए मैं सिर्फ यही बना सकती हूँ, खाना है खाओ, नहीं तो वापस घर जाओ। टी मोए से कहते हैं क्या मुझे अकेले खाना पड़ेगा? मोए कहती है मुझसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाली हूँ। टी कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस डॉग की बात कर रहा हूँ। ये डॉग मोए का फेवरेट वाला डॉग है और उसकी मॉम से ही ये मोए के पास है। टी कहता है जाओ इस डॉग के लिए भी कुछ बना लो, आफ्टर ऑल ये मेरे साथ खाएगा ना। नूडल खाने के बाद भी टी वहाँ से नहीं जा रहा था। मोए कहती है अब भी कुछ काम बाकी रह गया क्या करने के लिए? टी कहता है मुझे मूवी देखना है। तब मोए कहती है इतनी रात गए, और टी की ज़िद को पूरा करना पड़ता है। मोए उसके साथ बैठ करके मूवी देखती है। यहाँ पर टी बड़ी हिम्मत बना करके मोए से फाइनली सॉरी कह ही देता है। मैंने तुम पर डाउट किया, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन बाद में जब मोए को देखता है, मोए तो सो चुकी थी। तब टी कहता है मैं इतनी हिम्मत बना करके इस लड़की से सॉरी बोलने के लिए आया था और इसे सोने में इंटरेस्ट है। जाने से पहले टी मोए को ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। मोए उस वक्त जगी हुई थी, वो स्माइल कर रही थी।